लास्ट वीडियो जो अपलोड किए हुए थे उसमें दो स्फेयर के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की चर्चा की गई थी। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का फार्मूला हुआ था। फार्मूले के बाद दो स्फेयर एक दूसरे को आर्थोगोनली कट करते हैं तो उसके लिए आर्थोगोनलिटी की कंडीशन निकाली गई थी। अगर याद हो तो 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर u1u2 प्लस v1v2 प्लस w1w2, ठीक, और बराबर करके आया था d1 प्लस d2। हमने कहा था कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होते हैं तो दोनों स्फेयर एक दूसरे को आर्थोगोनली कट करेंगे, अदरवाइज आर्थोगोनली कट नहीं करेंगे। अब एक न्यूमेरिकल उस पर बताए हुए थे, उसी पे कुछ न्यूमेरिकल आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, अगली प्रॉब्लम नोट करना। प्रॉब्लम है ऑब्टेन द कंडीशन, आप उस शर्त को प्राप्त कीजिए, ऑब्टेन the condition obtain the condition that the sphere a into x square plus y square plus z square plus 2 lx plus 2 my plus 2 nz plus small p equal to 0 and b into x square plus y square plus z square is equal to k square may cut ऑर्थोगोनली, क्वेश्चन देखना। ऑब्टेन्ड द कंडीशन, उस शर्त को निकालिए, दैट द स्फीयर, जो शर्त इस प्रकार की है कि ये दिए गए दोनों स्फीयर एक दूसरे को आर्थोगोनली कट करते हैं। आर्थोगोनलिटी की हमें एक कंडीशन पता है, 2 इंटू u1u2 प्लस v1v2 प्लस w1w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2, और इसी शर्त का हम इस पर इस्तेमाल करेंगे। और हमें कहना है कि ये दोनों, हम मान करके चलेंगे, माना ये दिए गए दोनों स्फीयर एक दूसरे को आर्थोगोनली कट करते हैं। अगर ये आर्थोगोनली कट करते हैं तो ये आर्थोगोनलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशंस को अप्लाई करते ही हमें वो शर्त मिल जाएगी जिस शर्त की वजह से ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को आर्थोगोनली कट करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला काम ये होगा कि जो स्फीयर का इक्वेशन दिया गया है ये अभी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि हमें पता है जब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में स्फीयर का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट स्मॉल a है। तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम पूरे इक्वेशन में पहले a से डिवाइड कर देंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पूरे इक्वेशन में हम b से डिवाइड कर देंगे, और तब ये दिए गए दोनों स्फीयर के इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं। लिखना रीराइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में रीराइट, पुनः लिखते हैं रीराइट द गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स, द गिवन इक्वेशंस ऑफ स्फीयर्स, स्फीयर्स के दिए गए इक्वेशंस को फिर से लिखते हैं। चलो पूरे इक्वेशन में a से डिवाइड करो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल अपॉन ए एक्स, 2 इंटू एल अपॉन ए एक्स, यहीं से दिमाग में बैठाना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux, मतलब u इज इक्वल टू एल बाई ए है, प्लस 2vy, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2m अपॉन ए इंटू वाई प्लस 2wz, यानी 2 इंटू एन अपॉन ए जेड प्लस कांस्टेंट टर्म d p अपॉन ए इक्वल टू 0। ये पहला स्फीयर हुआ। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले स्फीयर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक,
कांस्टेंट टर्म के स्क्वायर है, इधर कर लेते हैं माइनस के स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 0। ये हो गया स्फेयर 2। दो स्फेयर हमें मिल चुके हैं। बारी बारी कंपेयर करके दोनों स्फेयर से u1 पहले से u1 v1 w1 दूसरे से u2 v2 w2 तीनों निकाल लेते हैं। पहले में d1 ये है, दूसरे में d2 ये मौजूद है। चलो शुरुआत करते हैं। ठीक, लिखना 1 and 2 will cut orthogonally if ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे यदि 2 इंटू u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2 हो। दैट इज 2 इंटू, ध्यान देना, u1 l अपॉन ए, v1 m अपॉन ए, w1 n अपॉन ए। लेकिन यहाँ एक्स वाई जेड का कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब आर टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। यानी ये बना u1 l अपॉन ए इंटू 0 प्लस अगला हिस्सा m अपॉन ए इंटू u2 0 प्लस n अपॉन ए इंटू 0 टू u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। d1 देखो कितना है, d1 है p अपॉन a, d2 कितना है माइनस के स्क्वायर अपॉन b। ठीक, यानी हमारे पास मौजूद है दिस इम्प्लाइज दैट p अपॉन a माइनस के स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू 0। ठीक, यानी दिस इम्प्लाइज दैट p अपॉन a इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन b। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कंडीशन मिली दिस इम्प्लाइज दैट p इंटू बी इज इक्वल टू a के स्क्वायर। ये शर्त है ऑर्थोगोनली कट करने की, यानी जिस दिन पी वी बराबर ए के स्क्वायर होगा उस दिन दिए गए दोनों स्फीयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली यानी 90 डिग्री पर कट करेंगे। दैट्स द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी। नोट करो इसे। अगला न्यूमेरिकल हम लिख रहे हैं ठीक, प्रॉब्लम है टू स्फेयर्स ऑफ रेडियाई R1 and R2 cut orthogonally कह रहे हैं दो स्फेयर हैं जिसमें से पहले स्फेयर की रेडियस R1 है, दूसरे स्फेयर की रेडियस R2 है और दोनों स्फेयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। दोनों स्फेयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, इसका मतलब कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी को फुलफिल करेंगे। टू ब्रैकेट के अंदर u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। ठीक, टू स्फेयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 कट ऑर्थोगोनली। ठीक, प्रूव दैट, आप सिद्ध कीजिए, prove that the radius of the common circle is R1 R2 divided by अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, फुल स्टॉप।
ये बताया गया था कि दो स्फेयर जब एक दूसरे को कट करते हैं तो वो एक दूसरे को एक सर्किल पर कट करते हैं। ठीक, आज न्यूमेरिकल आया हुआ है, टू स्फेयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 कट आर्थोगोनली। दो स्फेयर एक दूसरे को आर्थोगोनली यानी 90 डिग्री पर कट करते हैं। ठीक, जिस वक्त दोनों स्फेयर, जैसे ये पहला स्फेयर है, ठीक, इसे ये दूसरे स्फेयर ने कट किया और ये जहाँ कट कर रहे हैं ये एंगल कहा जा रहा है कि ये 90 डिग्री एंगल है। तो ये जो सर्किल निकल करके आया कि दोनों स्फेयर एक दूसरे को सर्किल पर कट किए, ये जो कॉमन सर्किल है, हमें इस सर्किल की रेडियस बतानी है कि इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो होगी R1 R2 यानी रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फेयर गुणे रेडियस ऑफ सेकंड स्फेयर डिवाइडेड बाई √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यानी इस कॉमन सर्किल की हमको रेडियस पता करनी है। Two spheres of radii R1 and R2 cut orthogonally. Prove that the radius of the common circle is R1 R2 upon √R1 square plus R2 square. न्यूमेरिकल हो गया हो, सॉल्व करने की शुरुआत की जाए। इसमें एक चीज़ सीखने की है कि हमें कुछ भी और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, सिर्फ इतना कहा गया है दो स्फेयर है, पहले की रेडियस R1 हो गई, दूसरे की R2। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि स्फेयर आपके कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं हैं। तो हम अपने काम आसान बनाते हैं, हम एक एजम्पशंस मानते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से एक स्फेयर का इक्वेशन ले करके चलते हैं। ठीक, और उस स्फेयर का इक्वेशन जिस वक्त एक प्लेन के साथ रखा जाएगा वो एक सर्किल होगा। यानी कायदे से देखा जाए तो हम स्फेयर नहीं बल्कि हम कॉमन सर्किल का इक्वेशन अपनी मर्जी से मान के चलते हैं। हमें पता है एक जनरल स्फेयर और एक प्लेन दोनों अगर साइड बाई साइड रख दिए जाएँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा, वो मेरे लिए एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, शुरुआत करते हैं। हम अपनी मर्जी से मान रहे हैं सॉल्यूशन। लेट इक्वेशन ऑफ कॉमन सर्किल, let equation of common circle be taken as, चालाकी देखना इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ सीखने की है वो ये है कि आप ऐसे इक्वेशन को जब आपको इन्फॉर्मेशन बहुत कम दी जाएगी उन्हें सॉल्व किस तरीके से करते हैं। हम एक सबसे फेमस इक्वेशन जानते हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ, x² + y² = a²। ये सर्किल को वहाँ रिप्रेजेंट करता था, यहाँ ये सर्किल नहीं रिप्रेजेंट कर सकता क्योंकि हम 3D की दुनिया में हैं। तो 3D की दुनिया में आज की तारीख में ये एक स्फेयर का काम करेगा। तो जब ये स्फेयर का काम कर रहा है तो ये स्फेयर किसी प्लेन में मौजूद होगा। ठीक, अच्छा, स्फेयर प्लेन में हो नहीं सकता, इसका मतलब ये बात कहना कि ये एक स्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात थोड़ी सी गलत है। क्योंकि हम जानते हैं स्फेयर का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। x, y, z इन सब के कोफिशिएंट कितने होते हैं? 1। तो हम सर्किल का इक्वेशन इसीलिए मान रहे हैं, और सर्किल का इक्वेशन हम मान रहे हैं x² + y² + y² = a², z = 0। क्योंकि हमें पता है अब ये पूरा का पूरा केवल और केवल xy प्लेन में मौजूद है और xy प्लेन का समीकरण होता है z = 0। ठीक, तो एक स्फेयर उसके बगल में एक प्लेन, दोनों मिल करके एक सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो लेट इक्वेशन ऑफ द कॉमन सर्किल बी टेकन x² + y² = a², z = 0। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब ऐसे केस में अगर हम देखें तो हमको पता है इस सर्किल के लिए जो रेडियस होगी वो सीधे स्मॉल a होगी और हमको इसी स्मॉल a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक, लिखना ऐसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। द रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज इक्वल टू स्मॉल ए। और ये जो सर्किल है x² + y² = a², जो हमारे लिए सबसे स्टैंडर्ड सर्किल होती थी। ठीक, इसकी रेडियस हमें पता है कितनी होगी, स्मॉल a होगी। अब हम जानते हैं अगर हमको एक सर्किल का इक्वेशन दिया गया है और सर्किल के इक्वेशन से हमको स्फेयर का इक्वेशन बनाना है तो हम सीधे कहते हैं दिस + लैम्डा × दिस = 0। ठीक, लेकिन जब हम स्फेयर लिख रहे हैं तो स्फेयर में हमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म x², y², z² तीनों होते हैं कोफिशिएंट 1 के साथ। तो इसमें स्फेयर के इक्वेशन को लिखते वक्त इसमें अपनी मर्जी से एक z² को मिला दिया जाएगा जिससे स्फेयर का इक्वेशन लगे। ठीक, लिखना
इसके बाद इक्वेशन ऑफ, अब इसमें ध्यान देना, ये सर्किल अकेले एक स्फीयर पर तो होगा नहीं, क्योंकि ये दो स्फीयर के इंटरसेक्शन से बना हुआ सर्किल है। तो इसका मतलब एक पहला स्फीयर होगा S1, एक दूसरा स्फीयर होगा S2। सब डिपेंड करेगा लैम्डा के ऊपर। दिस प्लस लैम्डा इंटू दिस करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे मेरा स्फीयर भी बदलता जाएगा। तो हम एक बार लैम्डा 1 लेंगे, एक बार लैम्डा 2 लेंगे और हमको दो स्फीयर मिल जाएंगे। तो लिखना इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स, इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स थ्रू सर्किल 1, थ्रू सर्किल 1। इस पहली वाली सर्किल से होकर के जाने वाले जो दोनों स्फीयर हैं आर गिवन बाई, वो दिए जाएंगे, आर गिवन बाई। अब हम लिख रहे हैं, हम इसमें एक जेड स्क्वायर को अपनी मर्जी से मिला रहे हैं, इसलिए इस बात का ख्याल रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, माइनस ए स्क्वायर ये रहा, और प्लस अगर हम इसमें जोड़ना चाहें तो हम इसमें जोड़ेंगे लैम्डा 1 जेड इक्वल टू 0। लेकिन रुको, अगर हम इसमें सिर्फ लैम्डा 1 जोड़ते हैं तो कल को जिस दिन हमें W निकालना होगा ये आएगा लैम्डा 1/2, और हमें नहीं पता अंदर में अंडर रूट की क्वांटिटी आएगी या नहीं आएगी। तो हम इसको चालाकी से, कांस्टेंट ही तो हम इसको 2 लैम्डा 1 ऐड करते हैं। तो पहला स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। दूसरा स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर के लिए कुछ नहीं, बस 2 लैम्डा 2 जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। ये दो स्फीयर आ गए। इन्हीं दो स्फीयर के ऊपर कंडीशन लगेगी, ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। शुरुआत करते हैं। अगर हम इस पहले वाले स्फीयर के लिए रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस दी गई है R1, ठीक। शुरुआत करते हैं इससे। एक बार हम इसको रफली कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखने की नीड नहीं है, प्लस 2 लैम्डा 1 जेड और कांस्टेंट टर्म माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी यहाँ से देखा जाए तो u1 इक्वल टू 0, v1 इक्वल टू 0, लेकिन w1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 और d इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस R1 इज इक्वल टू अंडर रूट, या R1 स्क्वायर कर दे, ये रूट हट जाएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। तो u स्क्वायर 0, v स्क्वायर 0, w स्क्वायर यानी लैम्डा 1 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर यानी a टू दी पावर 4। यानी ये बन गया मेरे पास R1, रेडियस R1 इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस ए टू दी पावर 4। ये पहले स्क्वायर की रेडियस R1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। शुरुआत कर हम इसी चीज़ को सीधे लिख रहे हैं। लिखना, नाउ रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, नाउ रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर R1 इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर मौजूद नहीं 0, v स्क्वायर 0, w स्क्वायर ये मौजूद है लैम्डा 1 स्क्वायर, ठीक, माइनस d माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट R1 स्क्वायर हमारे पास मिल चुका है। R1 स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 1 स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से सॉरी फार्मूला हम थोड़ा सा गलत बोल दिए हैं। रेडियस का फार्मूला ये नहीं होगा, रेडियस का फार्मूला था R इज़ इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर और माइनस सिर्फ d स्क्वायर नहीं होता था, माइनस d।
तो लैम्डा 1 स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये इतना होगा। ठीक, रेडियस का फार्मूला गलत हो गया था, ये है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सेकेंड स्फीयर के लिए रेडियस कैलकुलेट करते हैं, लिखना सिमिलरली, या रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर, रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर, ठीक, गिवन बाई सेम कंडीशन, कुछ बदलेगा नहीं इसके लिए। R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपना R1 स्क्वायर लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, R2 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रेडियस निकल आई। ठीक, अब हम इसके ऊपर कंडीशन ऑफ आर्थोगोनलिटी लगाते हैं, क्योंकि दिया गया है दोनों स्फीयर एक दूसरे को आर्थोगोनली कट करते हैं। लिखना सिंस स्फीयर 2 and 3 intersect orthogonally, चूँकि 2 और 3 एक दूसरे को आर्थोगोनली कट करते हैं, देयरफॉर इसलिए 2 इंटू u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 इज इक्वल टू, ये बराबर होगा d1 प्लस d2 के। ठीक, अप्लाई करते हैं कंडीशन। ये पता है स्फीयर की इक्वेशन को देखते ही उसमें सिर्फ z वाले टर्म है, u और v के टर्म तो हाई नहीं है, तो ये और ये इन दोनों जगह पर तो केवल और केवल 0 0 रहेगा। पहले स्फीयर को देखने से पता चलता है लैम्डा 1 इज इक्वल टू w1 होगा और लैम्डा 2 इज इक्वल टू w2 होगा, यानी हमें मिल गया दिस इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 0 प्लस 0 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। पहले स्फीयर को अगर वापस जा करके देखो तो d1 माइनस ए स्क्वायर और d2 कितना है माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी हमें मिल चुका है यहाँ से इम्प्लाइज दैट 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर या माइनस 2 ए स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, यानी हमको मिल चुका है दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर 4। ये आया। इतने तक फटाफट नोट करो। लेकिन हम ऑलरेडी लैम्डा 1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, अगर याद हो तो जैसे अभी रेडियस निकाले हुए थे तो रेडियस वाली जगह पर वापस लौट रहे हैं। रेडियस के लिए पहली बार हमें मिला था R1 स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 1 स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये था। ठीक, सॉरी माइनस नहीं, ये प्लस रहा होगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास R2 स्क्वायर इज इक्वल टू मिला था लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वहाँ से लैम्डा 1 स्क्वायर और नीचे से लैम्डा 2 स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, यानी दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा 1 स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं R1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ये हमको मिल चुका है R1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लैम्डा 1 स्क्वायर हो गया, लैम्डा 2 स्क्वायर हो गया R2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर 4। ठीक, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट R1 इंटू R2 होल स्क्वायर, यानी R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर ये मौजूद हुआ। ठीक, माइनस ए स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर R1 स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आ रहा है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक, और बराबर के उधर, अच्छा अभी साथ में माइनस माइनस प्लस ए टू दी पावर 4, तो प्लस ए टू दी पावर 4 इज इक्वल टू ए टू दी पावर 4, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, यानी दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास बचा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर
इज इक्वल टू 0, ये बना। और इसको लिखा जा सकता है, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू इसको उधर ट्रांसफ़र करें तो उधर ट्रांसफ़र करने पर बन गया ए स्क्वायर, उसे रोकते हैं उधर, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट सर्किल की रेडियस स्मॉल a बराबर अंडर रूट आएगा तो यहाँ बचेगा R1 R2 अपॉन अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये सर्किल की रेडियस है जो हमें निकालनी थी। आंसर। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक, अगला न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम प्रूव दैट आई स्फेयर S बराबर 0, आई स्फेयर S इज इक्वल टू 0 which cuts the two spheres S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0 एट राइट एंगल will also cut the sphere lambda 1 S1 प्लस lambda 2 S2 बराबर 0 एट राइट एंगल। ठीक, न्यूमेरिकल देखना। कह रहे हैं प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, आई स्फेयर S बराबर 0, एक कोई स्फेयर है S इज इक्वल टू 0 जिसका समीकरण दिया गया है। ठीक, विच कट्स, और ये स्फेयर ऐसा है कि ये कट करता है, पहले स्फेयर S1 बराबर 0, दूसरे स्फेयर S2 बराबर 0, ये दोनों ही स्फेयर को बारी बारी आर्थोगोनली कट करता है। हमें ये साबित करना है कि अगर कैपिटल S S1 को भी आर्थोगोनली कट करता है, S2 को भी आर्थोगोनली कट करता है, तो S1 और S2 को लेकर के बने हुए तीसरे स्फेयर लैम्डा 1 S1 प्लस लैम्डा 2 S2 इक्वल टू 0 को भी ये पहला वाला स्फेयर आर्थोगोनली ही कट करेगा। वापस न्यूमेरिकल सुनना। न्यूमेरिकल में पहला जो स्फेयर दिया गया है वो है S बराबर 0, दो और स्फेयर दिए गए हैं S1 बराबर 0, S2 बराबर 0। कहा यह जा रहा है कि अगर S बराबर 0 पहले स्फेयर S1 बराबर 0 को आर्थोगोनली काटता है, दूसरे स्फेयर S2 बराबर 0 को भी आर्थोगोनली काटता है, तो तो S1 और S2 को लेकर के बने हुए तीसरे स्फेयर लैम्डा 1 S1 प्लस लैम्डा 2 S2 इज इक्वल टू 0, इसे भी वो आर्थोगोनली ही कट करेगा। ठीक, चलें शुरुआत करते हैं प्रूफ करने की। कंडीशंस हम वही अप्लाई करेंगे आर्थोगोनलिटी की, बस बारी बारी कंडीशंस अप्लाई करते जाएंगे। पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हम पहले भी कहते आए हैं ऑफलाइन की क्लास में भी कि पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में केवल एक चीज़ काम आती है कि आप न्यूमेरिकल को देखिए, न्यूमेरिकल की दी गई इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ो, उन टुकड़े में टूटी हुई इन्फॉर्मेशंस को आपस में जोड़ दो, बस यही इतना काम हमें करना होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। बहुत कम सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको अलग से एजम्पशंस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दोनों स्फेयर को बारी बारी मानेंगे। पहले S बराबर 0 को मानने चल रहे हैं। सॉल्यूशन, ठीक, लेट इक्वेशन ऑफ स्फेयर्स बी, लेट इक्वेशंस ऑफ स्फेयर्स बी, माना
जो स्फेयर हैं यस बराबर जीरो, यस वन बराबर जीरो, यस टू बराबर जीरो, इन तीनों स्फेयर के हम जनरल इक्वेशंस लिख रहे हैं अपनी मर्जी से। हम पहला इक्वेशन लिख रहे हैं, कैपिटल एस इज इक्विवेलेंट टू समेशन एक्स स्क्वायर, मतलब तीन टर्म खुलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल टू ज़ीरो। ये पहला स्फेयर है। अच्छा सॉरी, इसमें एक कांस्टेंट टर्म भी होगा, प्लस d इक्वल टू ज़ीरो। ये पहला स्फेयर है यस बराबर ज़ीरो, और ये स्फेयर यस वन और यस टू दो और स्फेयर्स को ऑर्थोगोनली कट करता है। अब हम S1 लिख रहे हैं, S1 इज इक्विवेलेंट टू समेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 बराबर ज़ीरो। ये दूसरा स्फेयर है S1 बराबर ज़ीरो। S बराबर ज़ीरो इसे ऑर्थोगोनली कट करता है। इसका मतलब 2 इंटू u1 प्लस v1 प्लस w1 इज इक्वल टू d प्लस d1, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। अगला हम लिख रहे हैं तीसरा स्फेयर, S2 इज इक्विवेलेंट टू समेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 बराबर ज़ीरो। हम अभी बोल दे रहे हैं, लिखना मत, बाद में लिखेंगे। यस बराबर ज़ीरो, यस टू बराबर ज़ीरो को ऑर्थोगोनली कट करता है, तो कंडीशन बनी 2 इंटू u2 प्लस v2 प्लस w2 इज इक्वल टू d प्लस d2। ये दो कंडीशंस हमारे हाथ में मौजूद है। ठीक, सिंस s इज इक्वल टू ज़ीरो कट्स S1 बराबर ज़ीरो एंड S2 बराबर ज़ीरो ऑर्थोगोनली सो, इसलिए चूँकि यस बराबर ज़ीरो, यस वन बराबर ज़ीरो और यस टू बराबर ज़ीरो को ऑर्थोगोनली कट करता है, इसलिए जो दोनों शर्तें हमारे पास हैं वो हम बारी बारी लिख रहे हैं। इसलिए हमारे पास शर्त होगी 2u1 प्लस 2v1 प्लस 2w1 इज इक्वल टू d प्लस d1। ये पहली शर्त, इक्वेशन नंबर नाम देना 1। और दूसरी शर्त जो हमारे पास है वो होगी 2u2 प्लस 2v2 प्लस 2w2 इज इक्वल टू d प्लस d2। ये है इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन। ठीक, इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने कलेक्ट कर ली जो हमें शुरुआत में बताया गया था। अब अगला काम हम ये करेंगे, हम उस चौथे स्फेयर को निकालेंगे जो S1 और S2 को कंबाइंड करके बना है, यानी लैम्डा S1 प्लस लैम्डा S2। ठीक, शुरुआत करते हैं उस स्फेयर को निकालने की। ये जनरल इक्वेशन है, इसे हमें दिमाग में रखना है क्योंकि इस पर भी अभी ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगाएंगे। इसे हटा रहे हैं हम। ठीक, देखना नाउ इक्वेशन ऑफ स्फेयर लैम्डा 1 S1 प्लस लैम्डा 2 S2 इज इक्वल टू ज़ीरो इज गिवन बाई अब जो वो चौथा स्फेयर होगा लैम्डा 1 S1 प्लस लैम्डा 2 S2 बराबर ज़ीरो, वो दिया कैसे जाएगा वो देखते हैं। ध्यान देना, इसमें लैम्डा 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें लैम्डा 2 का मल्टीप्लाई, तो ये लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पूरे में लैम्डा 1 का मल्टीप्लाई है, पूरे में लैम्डा 2 का मल्टीप्लाई है। जिस वक्त इसको ऐड करेंगे तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, यानी ये बनेगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 समेशन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसे हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ये रहा। फिर वापस देखना, यहाँ पर है लैम्डा 1 तो यहाँ होगा लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ है लैम्डा 2 तो यहाँ होगा लैम्डा 2 एक्स स्क्वायर। ऐड करेंगे तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर, पहला मिला। अगला देखते हैं, अगला वाई स्क्वायर, तो फिर वही काम लैम्डा 1 वाई स्क्वायर लैम्डा 2 वाई स्क्वायर,
ऐड करो तो λ1 प्लस λ2 ब्रैकेट के बाहर वाई स्क्वायर, तो समेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी तरह जेड स्क्वायर। इनमें देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है λ1 का, यहाँ मल्टीप्लाई है λ2 का, तो क्या क्या कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में λ1 u1 प्लस λ2 u2, ये टुकड़ा बनेगा, यानी कि प्लस 2 विद इन ब्रैकेट λ1 u1 प्लस λ2 u2 और ब्रैकेट के बाहर x। ठीक, इसी तरीके से प्लस 2, अगला अब पता ही है v का टर्म λ1 v1 प्लस λ2 v2 ब्रैकेट के बाहर y प्लस λ1, अच्छा 2 होना चाहिए अभी, प्लस 2 λ1 w1 प्लस λ2 w2 ब्रैकेट के बाहर z। ठीक, इतना हुआ। और अब कांस्टेंट टर्म हम नीचे लिख रहे हैं वरना वीडियो में आएगा नहीं। ठीक, कांस्टेंट टर्म यहाँ लिख रहे हैं, प्लस कांस्टेंट टर्म होगा λ1 d1 प्लस λ2 d2 बराबर 0। लेकिन अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, जबकि यहाँ λ1 प्लस λ2 है, तो पूरे में λ1 प्लस λ2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हमें इक्वेशन मिलेगा। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नीचे वाली दोनों कंडीशंस की है, इनको हम अभी भी रखे हुए हैं। ठीक, यानी हमें मिल गया, इस स्फीयर का समीकरण हमको मिल रहा है समेशन एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान देना 2 बाहर पड़ा हुआ है। ठीक, तो 2 विद इन ब्रैकेट λ1 u1 प्लस λ2 u2 और डिवाइडेड बाई λ1 प्लस λ2 और बाहर x प्लस 2 विद इन ब्रैकेट λ1 u1 प्लस λ2, सॉरी u1 करें v1 होगा ये, λ1 v1 प्लस λ2 v2 डिवाइडेड बाई λ1 प्लस λ2 इंटू वाई प्लस, इसे हम मिटा देंगे इसलिए इसे पहले नोट कर लो। अगला हिस्सा जो आ रहा है वो आ रहा है 2 विद इन ब्रैकेट, इसे हम हटा रहे हैं, ये हमें याद रहेगा λ1 w1 प्लस λ2 w2 अपॉन λ1 प्लस λ2 बाहर z और प्लस कांस्टेंट टर्म प्लस λ1 d1 प्लस λ2 d2 डिवाइडेड बाई λ1 प्लस λ2 ब्रैकेट क्लोज और बराबर हो गया 0। ठीक, ये वो चौथा स्फीयर मिल गया जिसे हमें ये दिखाना है कि इस चौथे वाले स्फीयर को भी पहला वाला स्फीयर यस बराबर 0 आर्थोगोनली कट करेगा। अगर इस स्फीयर की बात करें तो यहाँ u बराबर ये 2ux, तो u बराबर ये रहा, v बराबर ये मौजूद है, w बराबर ये है और वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक, शुरुआत करते हैं लिखना। s इज इक्वल टू 0 कट्स λ1 s1 प्लस λ2 s2 बराबर 0 आर्थोगोनली इफ यस बराबर 0 इस दिए गए चौथे स्फीयर को आर्थोगोनली कट करेगा अगर कंडीशन वेरीफाई हो। इफ वही 2u1 प्लस v1 प्लस w1, सॉरी 2u1u2 प्लस v1v2 प्लस w1w2 बराबर d1 प्लस d2 होना चाहिए। हम लिख रहे हैं, इसे हम ऊपर का हटा रहे हैं क्योंकि इस नीचे की दोनों कंडीशंस की हमें ज़रूरत है, इसे हम बचा करके रखेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। 2 इंटू, ठीक, u1, ध्यान देना अब इन दोनों को कंसीडर करें, s बराबर 0 और दिस s का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz। ठीक,
प्लस डी इक्वल टू 0, तो यहाँ से u आएगा और यहाँ से इसका ये हिस्सा u1 या u डैश कह सकते हैं इसको। तो इसका मतलब ऑर्थोगोनली की कंडीशन आई, 2 विद इन ब्रैकेट, इससे u मिला हमें, u इंटू इसका हिस्सा देखना, इंटू λ1 u1 प्लस λ2 u2 अपॉन λ1 प्लस λ2, u डैश प्लस v डैश ये रहा λ1 v1 प्लस λ2 v2 अपॉन λ1 प्लस λ2 प्लस w डैश है λ1 w1 प्लस λ2 w2 अपॉन λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू, ठीक। उधर हम लिख रहे हैं d1 प्लस d2 लिख रहे हैं, तो पहले वाले से d मिला तो ये हो गया d प्लस, अब अगला देखना ये d डैश λ1 d1 प्लस λ2 d2 अपॉन λ1 प्लस λ2, ये कंडीशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे क्या लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में एक बराबर आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक। एक काम दिख रहा है कि λ1 प्लस λ2 λ1 प्लस λ2 λ1 प्लस λ2 λ1 प्लस λ2, इसे कैंसिल आउट कर देंगे, बस यहाँ λ1 प्लस λ2 एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, यानी ये होगा। अब इस कंडीशन को अभी भी बचा करके रखे हुए हैं, ठीक। ध्यान देना, ये हमारे पास आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट 2 इंटू, ठीक। या तो हम एक काम करें, इसे अंदर में मल्टीप्लाई कर लिया जाए, या छोड़ो अभी फ़िलहाल रहने दो, u इंटू λ1 u1 प्लस λ2 u2 ये हिस्सा प्लस 2v इंटू λ1 v1 प्लस λ2 v2 प्लस 2w इंटू λ1 w1 प्लस λ2 w2 इज इक्वल टू, उधर वाला टर्म जो बचा वो है d इंटू λ1 प्लस λ2, ठीक, प्लस λ1 d1 प्लस λ2 d2, ये टर्म आया। मे भी ये वीडियो में थोड़ा छोटा दिखाई दे, क्योंकि हम जानबूझ करके अभी छोटा लिख भी रहे हैं, इसलिए सुन करके भी लिखने की इसे कोशिश करना। दिस इम्प्लाइज दैट, अब एक काम करते हैं, λ1 वाले टर्म को इकट्ठा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक तरफ, राइट हैंड साइड में एक तरफ। तो इधर क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लाना है, ठीक। λ1 वाले टर्म देखना, λ1 इसे इकट्ठा कर रहे हैं, तो λ1 पूरे में से कॉमन किया, ब्रैकेट में देखो क्या बचा, 2u1 यहाँ से बना प्लस 2v1 यहाँ से बना प्लस 2w1, ये है। λ2 वाले टर्म इकट्ठे करो, λ2 यानी कि प्लस λ2 ब्रैकेट में 2u2 प्लस 2v2 प्लस 2w2 बराबर, उधर लैम्डा वाले टर्म इकट्ठे करो, तो d λ1 प्लस λ1 d1, λ1 बाहर आया ब्रैकेट में d प्लस d1 प्लस λ2 बाहर आया ब्रैकेट में d प्लस d2, ये टर्म बना। अब अगर इसमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 नीचे पड़े हुए हैं, उनका इस्तेमाल करो, तो इक्वेशन नंबर 1 से पता चलता है ये जो फैक्टर लिखा गया है, इस पूरे फैक्टर की जगह पर हम केवल और केवल d प्लस d1 लिख सकते हैं, रख दो वैल्यू, यानी हमें मिलता है इम्प्लाइज दैट λ1 इंटू d प्लस d1 ब्रैकेट क्लोज प्लस λ2 इंटू ये हिस्सा d प्लस d2, ये दूसरा वाला इक्वेशन सामने मौजूद है, इज इक्वल टू, उधर क्या है, उधर भी सेम क्वांटिटी λ1 इंटू डी प्लस d1 प्लस λ2 इंटू डी प्लस
D2। अगर हम गौर करें तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों डिट्टो एक बराबर है। आप λ1 λ2 की जो मर्जी वो वैल्यू सेलेक्ट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों एक बराबर हमेशा बने रहेंगे। इसका मतलब तय हो गया कि पहला वाला स्फीयर यस बराबर 0 नए बने स्फीयर को भी ऑर्थोगोनली कट करता है। ठीक, इसमें लास्ट लाइन लगा देना, आखिरी लाइन, दिस इज ट्रू फॉर ऑल λ1 एंड λ2। सो इसलिए यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, सो S इज इक्वल टू 0 कट्स λ1 S1 प्लस λ2 S2 इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली। ये रहा, ये न्यूमेरिकल यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब ये लग रहा होगा कि मतलब ये न्यूमेरिकल इतना लॉन्ग है और ऑब्जेक्टिव होने हैं तो इसको काहे के लिए पढ़ा जाए। मेन बात ये है, हम शुरू में भी इसको कहते ही आए हैं ऑफलाइन क्लास में, कि किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने का मतलब होता है उसके साथ जुड़ी हुई और थ्योरी को समेटना। अगर आपकी थ्योरी मजबूत है तो निश्चित तौर पर इससे बना हुआ ऑप्शनल क्वेश्चन भी आप तुरंत लगा लोगे, लेकिन अगर आपकी थ्योरी नहीं मजबूत है तो इससे बने हुए ऑप्शनल क्वेश्चन को लगाने में नानी माई सब याद आ जाती हैं। जैसे हम इसका एक ऑप्शनल क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन S बराबर 0 एंड S1 बराबर 0 इज π/2 एंड बिटवीन S बराबर 0 एंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन S इज इक्वल टू 0 एंड S1 इज इक्वल टू 0 π/2 एंड बिटवीन S इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू 0 इज π/2। ठीक, देन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन S बराबर 0 एंड 2S1 प्लस 9S2 बराबर 0 इज डैश। पहला ऑप्शन π/6, दूसरा ऑप्शन π/2, तीसरा ऑप्शन π/5 और चौथा ऑप्शन π/3। ये रहा, कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ इतना लिखा गया है। S इज इक्वल टू 0, S1 इज इक्वल टू 0, दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। S इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। तो S इज इक्वल टू 0 और 2S1 प्लस 9S2 इक्वल टू 0, क्या ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा? अब यहाँ पर इसी न्यूमेरिकल का इस्तेमाल है। न्यूमेरिकल है λ1 S1 प्लस λ2 S2। अगर पहले और दूसरे दोनों गोलों को ये गोला ऑर्थोगोनली कट करता है तो इन दोनों गोलों से बने हुए किसी भी स्फीयर को यह हमेशा कैसा कट करेगा? ऑर्थोगोनली कट करेगा। लेकिन ध्यान देना, 2S1 प्लस लैम्डा प्लस 9S2, ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि ये 2 और 9 ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन जुड़ेंगे उस दिन 9 + 2 बनेगा। तो क्योंकि λ1 और λ2 वहाँ जनरल क्वांटिटी इस्तेमाल थी, यानी किसी भी λ1 को लो किसी भी λ2 को लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हर वक्त एक दूसरे को कैपिटल S बराबर 0 इस गोले को हमेशा ऑर्थोगोनली कट करेगा। और अगर जिसने ये न्यूमेरिकल लगाया हुआ है वो इसको देखते ही समझ जाएगा ये उसी न्यूमेरिकल का इस्तेमाल है, ये सही, बाकी सब गलत। ये रहा।
अब ऐसे एक नहीं दसों क्वेश्चन, सिर्फ इन्हीं को बदलते जाओ, बस इन्हीं को बदलते जाओ, अलग अलग क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। इसीलिए इस न्यूमेरिकल को लगाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इतने बड़े न्यूमेरिकल वास्तविकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछे नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है। ठीक, इसे नोट कर लो फटाफट। और हमें नहीं लगता इसका हमें लॉजिक देना है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको करवा चुके हैं अब।